नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर सीरीज के नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पहली चीज है, ये एक्ट आया क्यों, इसका क्या क्या जरूरत है, क्या क्या मतलब इसके प्रावधान है, वही सब आता है आपके पेपर 7 पार्ट 1 में लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद और डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक एक धारा इसकी मजेदार है। तो वो अलग अलग चीजें। पहली चीज है, क्यों जरूरत पड़ी यार इसकी। तो पहले 2000 से पहले ना सब चीज फिजिकली होता था। अब डिजिटल इंडिया हो गया। अब डिजिटल फाइल होती है, डिजिटल पैसा बनता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, सब चीज डिजिटल ही है। तो ऐसा कोई कानून नहीं था तो डिजिटल की बात करें, तो इसीलिए ये एक जरूरी हो गया। मतलब 2000 से पहले इंडियन लॉ जो है वो फिजिकल क्राइम के बारे में था। मतलब जैसे कोई फाइल स्टोल कर लेता है, आपकी फाइल कोई चोरी कर लेता है तो उसको चोरी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई आपके कंप्यूटर में कोई चीजें हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके ले गया तो वो चोरी नहीं माना जाएगा। क्योंकि भाई वो तो चोरी है ही नहीं ना। तुम्हारे सिस्टम में कोई चीज है, वो कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में ले गया, तुम्हारे पास तो वो रखी है ना, तो चोरी कैसे हुई, ऐसा बोलती थी पुलिस। तो ये सब कंफ्यूजन थी, दिक्कत थी, पहली दिक्कत यही, क्योंकि नए तरीके से ये सब ला नहीं थे। आपके साथ कोई मान लीजिए कई चीजें थी, कोई आपका चोरी कर रहा है, आपका हैकिंग कर रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो सब पुराने समय में तो होता ही नहीं था। तो पहला कारण ये था। दूसरा था कि कोई भी कानून, जैसे हम एनएचआरसी भी पढ़ रहे थे कि दुनिया में कानून बनते हैं और दुनिया में बनने के बाद बोला जाता है कि अपने अपने देशों में लागू करो। तो इंटरनेशनल में ये यूएन सिट्राल, यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ बना और बोला गया कि ऐसे ही अपने देश में भी चालू करो। और तीसरा, डिजिटल ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं उसको एक लीगल रिकॉग्निशन देना। जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको कानूनी दर्जा देना, क्योंकि कानूनी दर्जा नहीं था। डेट 2000 ध्यान रखना, जून 9 2000 में बना, अक्टूबर 17 2000 में लागू हुआ और 2008 में अमेंडमेंट हुआ। 2008 में इसलिए हो गया, फिर साइबर क्राइम चालू हो गया, तो साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दों को 2008 में चालू किया गया। अभी कुछ नया आ जाएगा ना तो उसको फिर ऐड कर देंगे। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, प्राइमरीली लेजिस्लेशन इन इंडिया गवर्निंग साइबर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर एंड साइबर क्राइम। अगर आपसे पूछे कि क्या क्या इसके मेन मुद्दे हैं, इंग्लिश में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश शब्द, अब साइबर क्राइम हिंदी में मजा नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो ज्यादा आप अच्छे से समझते हो। तो देखो तीन चीजें आई, एक तो ई कॉमर्स आया, भाई अब फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इसको भी तो रेगुलेट करना है। दूसरा डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर जैसे तनख्वाह बनती है आजकल, तो डिजिटल सिग्नेचर से होती है। अब कंप्यूटर में अगर आपको बताना है कि मैं ही हूँ, तो अब उसके अंदर साइन थोड़ी करोगे, तो एक पेन ड्राइव टाइप की चीज रहती है, आप उसको लगाओगे, उसमें पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड डालोगे तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो ये माना जाता है कि आप साइन कर दिए। ऐसे नहीं रहता डिजिटल सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड करते हो ना पीएससी के फॉर्म में, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर वो आपका ही रहेगा। मान लो सैलरी बनाना है किसी अधिकारी को अपने अधीनस्थों की, तो डिजिटल सिग्नेचर से ही बनेगी। और तीसरा साइबर क्राइम, इसके लिए आईटी एक्ट 2000 आया। इसके की फीचर क्या क्या है। तो पहला है लेजिटिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसको पहली चीज वैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि पहले के एक्ट में ऐसा डिजिटल सिग्नेचर का कोई चर्चा ही नहीं था, तो इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा एक सर्टिन बना, CERT, जो साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी बनी, यही बताती है कि ये वायरस है, ये अटैक कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, तो इसी के द्वारा बनी। इसके अलावा डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज। भाई इसमें बताया गया जैसे अब यूट्यूब है, यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई कि यूट्यूब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कंटेंट मेरे में चल गया, मेरी क्या जिम्मेदारी, लोग डाल दिए। तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर तुम खुद किए हो कंटेंट तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई कंटेंट आया, सरकार बोली हटा और यूट्यूब नहीं हटाया, तो उसकी जिम्मेदारी है, फेसबुक की जिम्मेदारी है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई। और इनेबल फॉर्मेशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। उसके बाद भी लोगों को दिक्कत तो होगी, तो अपील करने के लिए प्रोसीजर आया। अब अगर हम सेक्शन 1 देखें कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, तो पूरे भारत में अप्लाई होता है। एक चीज और है इसकी फायदा, इसमें है कि अगर कोई हैकर है जो न्यूयॉर्क से हमारे देश में हैक कर रहा है, तो वहां भी इसका जुरिस्डिक्शन है। ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क तो भारत से बाहर है नहीं होगा, चीन तो भारत से बाहर है नहीं होगा, उठा के ले आएंगे हम। तो इसका जो एक तो भारत के अंदर है, और अगर कोई फॉरेनर न्यूयॉर्क में है और दिल्ली का सर्वर हैक कर रहा है, तो एक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, सेक्शन 75 बोलता है। इसके अलावा द नो को जोन
That does not apply to wills, ट्रस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इनके ऊपर नहीं होगा। ट्रस्ट के ऊपर कुछ चीजें हैं जो एक्ट में लिखी हैं। धारा 2 में आपको पता है परिभाषा लिखी रहती है, कभी कभी पूछ लेता है। एक इंटरमीडियरी लिखा है। इंटरमीडियरी मतलब होता है पोस्टमैन ऑफ द इंटरनेट। इंटरमीडियरी मतलब जैसे आपका गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, यूट्यूब है। ये कंटेंट नहीं बनाते, ये केवल पोस्टमैन है कि कोई भेजता है। जैसे फेसबुक में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो फेसबुक क्या है, केवल उसको दिखाता है, वो पोस्टमैन टाइप का है, तो उसी को इंटरमीडियरी बोलते हैं। ये कंटेंट को क्रिएट नहीं करते, बल्कि कंटेंट को होस्ट करते हैं, ये इंटरमीडियरी। कंप्यूटर रिसोर्स, इट जस्ट नॉट अ लैपटॉप, इट इंक्लूड द नेटवर्क। अगर आपसे पूछा कि कंप्यूटर रिसोर्स की परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर रिसोर्स मतलब आपका कंप्यूटर नहीं है, उसका नेटवर्क भी आएगा, डाटा भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, डाटाबेस भी आएगा, सभी रिसोर्स में आएगा। ओरिजिनेटर मतलब जैसे आप व्हाट्सएप में सेंड किए तो आप ओरिजिनेटर हो। जिसके पास वो मैसेज गया वो एड्रेस ही है, और जिसके माध्यम से गया वो इंटरमीडियरी है। समझ गए होगे शायद। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ओरिजिनेटर हूँ, आप देख रहे हैं, आप एड्रेस ही हो, और यूट्यूब इंटरमीडियरी है। साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, वो है साइबर सिक्योरिटी। आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इन सब के लिए आया। किस किस लिए आया? पहला तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं। भाई पहले मान लो चोरी हो गई, मतलब मैं फोन पे से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, पहले के एक्ट में ये सब था ही नहीं। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला आया। दूसरा जो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई कम्युनिकेशन है, जैसे ई कॉमर्स, रिलायंस ऑन पेपर वर्क कम्युनिकेशन एक प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन। जैसे मान लो मैं फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, तब वो पेपर जनरली नहीं भेजते ना, ऑनलाइन ही भेज देते हैं। तो वो सब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपस में होता है उसके लिए भी आया। पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो सीधा व्हाट्सएप में आ जाएगा। आप कहीं सामान खरीदोगे, सीधा बिल आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा डिजिटल सिग्नेचर, ये मैं बताया कि भाई डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपका अपना सिग्नेचर होगा किसी अधिकारी का, उससे वो प्रूफ करेगा कि ये मैं साइन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई फाइल है, अब सीएम को साइन करना है, तो एक तो होता है कि वो नीचे साइन करें, दूसरा क्या होता है वो अपना डिजिटल साइन करें, लेकिन वो डिजिटल सिग्नेचर उन्हीं के पास रहेगा। आजकल आप जैसे कोई आदेश देखते होंगे मंत्रालय का, बाकी जगह का, तो उसमें आपको दिखता होगा डिजिटली साइंड, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर से साइन करते हैं, वो आप मैं नहीं कर सकते। तो उसका भी आया। दूसरा जो इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर भी रेगुलेशन आया, कि ऐसा थोड़ी कि भाई यूट्यूब बोलेगा मेरे को क्या लेना देना है, वो डाल दिए वो समझे, तो उनके ऊपर रेगुलेशन आया। इसके अलावा डेफिनेशन आई, ऑफेंस डेफिनेशन। दिस एक्ट डिफाइन वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू द डाटा प्राइवेसी ऑफ सिटीजन। जो अलग अलग ऑफेंस हैं उनको डिफाइन किया गया। सेंसिटिव डाटा उसके बारे में रेगुलेट किया गया, मीडिया और अदर इंटरमीडियरीज। और इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑफ फॉर अकाउंट ऑफ अकाउंट जो है, द एक्ट ग्रांट रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो अकाउंट की इलेक्ट्रॉनिक बुक है जो आरबीआई रेगुलेट करती है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से चीजें चलती है उनको इस एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। अगला आपका चैप्टर 3 है डिजिटल सिग्नेचर और ई गवर्नेंस के बारे में। तो पहली चीज लीगल रिकॉग्निशन, मतलब कानूनी रूप से मान्यता दी गई। लॉ बोलता है कि इफ अ रूल रिक्वायर समथिंग इन राइटिंग सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट। मतलब अब जो डिजिटल सिग्नेचर है वो उसको भी कानूनी मान्यता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है? मतलब इसमें क्या रहता है, एक प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की यूज्ड बाय द सेंडर टू साइन द डॉक्यूमेंट। तो जो प्राइवेट की है मतलब जो सेंडर है जो साइन करता है वो यूज करता है, और पब्लिक की मतलब जो रिसीवर है जो सिग्नेचर को वेरीफाई करता है वो रहता है। तो जो पब्लिक की होती है वो सबके पास होती है, प्राइवेट की केवल जो करने वाला रहता है उसी के पास रहती है। डिटेल में समझेंगे, मैं ये वाला थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोग का भी एग्जाम है तो कम से कम जो बेसिक चीज है वो पता रहे। क्या क्या इसमें आया, तो एक कंट्रोलर आया सीसीए, वो सेक्शन 17 में है। वो क्या है, पुलिस ऑफ द सिग्नेचर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू मेक श्योर द कंपनी इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनेस्ट। भाई पहला तो एक रहे ना, नहीं तो सब कोई अपना सिग्नेचर बना ले,
आप चाहोगे डिजिटल सिग्नेचर बनाना, बना सकते हो, लेकिन उसको जांच करने के लिए सीसी है, कंट्रोलर है, वो देखेगा कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो सही है कि नहीं। दूसरा एक चीज आया जिसको बोलते हैं सर्टिन, वो सेक्शन 70B में है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी, मतलब सर्ट मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो पेपर 4 में भी आ सकता है इसका फुल फॉर्म। तो रोल क्या है, नेशनल फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर हैकिंग और डाटा ब्रीच। मतलब चीन से हमारा डाटा अगर हैक किया जाएगा तो कौन रोकेगा भाई, तो ये सर्ट रोकेगा, पहले कोई था ही नहीं, पुलिस वाले बोलते थे, अब हमको क्या लेना देना। ये हो गया। और इसका है कि पहला तो अलर्ट को अलर्ट, मतलब ये सर्ट भी 4 नंबर में आ सकता है, तो फुल फॉर्म लिख देना, धारा 70B लिख देना। और ये रोकेगा लिख देना, क्या करेगा कि पहले तो बताएगा कि भाई अभी हो सकता है कि ये हैक कर सकते हैं, अलर्ट करेगा, कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको हैंडल करेगा, और गाइडलाइन इशू करेगा। फिर एक NCIIPC है, ये 70A में है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपका पावर ग्रिड है, भाई हो सकता है वेब सीरीज में देखे होगे ना, उसी के ऊपर कब्जा कर लेंगे टाइप का। तो इसका काम वही है कि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जो बैंकिंग है, जिससे अगर जो फेल हुआ, मान लो आपका पावर फेल हो गया, देश फेल नहीं हो जाएगा, बैंकिंग में अगर घुस गए वो तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये काम होता है NCIIPC का। तो ये 3 संस्थाएं हैं। फिर पेनल्टीज और उसके बारे में है, कंपेंसेशन के बारे में। एक तो सिविल ऑफेंस होता है, उसमें क्या है कि पैसा दे दो। क्रिमिनल मतलब क्या होता है, जेल जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 43 हैकिंग के बारे में बोलता है कि हैकिंग जो है सिविल पेनल्टी है। हैकिंग आप सुने भी होंगे शब्द, कि अगर कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा, आपका डाटा डाउनलोड कर लेगा, कोई वायरस डाल देगा बिना आपकी परमिशन के, दे मस्ट पे डैमेज बाय वे ऑफ कंपेंसेशन टू यू। तो अब उनको कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा जो आपके ऊपर डैमेज हुआ। और कोई अपर लिमिट नहीं है इस अमाउंट की। छोप है, बोलूंगा, मान लो मैं बोला कि तुम्हारे हैकिंग के कारण मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ, तो वो कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर वो प्रूफ हुआ तो। सेक्शन 43 बात करता है। सेक्शन 43 है ना, कंपनी नेग्लिजेंस की बात करता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो मेरे डाटा है उस कंपनी के पास, मेरे बैंक का रिकॉर्ड है, मेरे हेल्थ का इंफॉर्मेशन है, मेरे पासवर्ड हैं, और कंपनी के गलती के कारण वो डाटा लीक हो जाता है, और फिर मेरा मतलब पैसा वो हो जाता है, बाकी दिक्कतें हो जाती, तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये भी जरूरी चीज है। मान लो आप कोई डाटा दिए भाई, अब आपकी गलती थोड़ी है, आप वहां दे दिए, अब वो कंपनी लीक कर दी कंपनी के गलती से, तो उसको भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। फिर ये अलग अलग है, ये मतलब एक टाया तो ध्यान रखना। साइबर क्राइम अगर आपको देखे तो एक सेक्शन 65 है, क्राइम का नाम है सोर्स डॉक टेम्परिंग। मतलब है कि चेंजिंग द कोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इलीगली। तो ये ना क्रिमिनल वाले हैं, वो तो सिविल वाले थे जिसमें पैसा देना था, कि अगर हैकिंग की है या कंपनी आपका वो लीक कर दी, इसमें पैसा, इसमें सजा होगी सीधा। अगर आप डॉक्यूमेंट को टेम्परिंग कर दिए इलीगल रूप से, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। 66 में डिसऑनेस्ट वाली है, मतलब अगर कंप्यूटर के द्वारा फ्रॉड कर रहे हैं तो 3 साल की सजा हो सकती है। 66C आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है, मतलब मेरा डिजिटल सिग्नेचर यूज करके, मेरा पासवर्ड यूज करके, अगर आप, मैं बन के, मान लो कोई किसी अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर लेके साइन इन कर पड़ रहा है, तो वो उसकी आइडेंटिटी चोरी कर रहा है, तो वो 66C है, उसमें भी 3 साल की सजा है। जनरली 3 साल ही है ज्यादा। तो ये याद नहीं रखना। फिर चीटिंग बाई पर्सनेशन, मतलब ऑनलाइन तुम परसुएट कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, जैसे वो चलता है ना आजकल कि मैं DGP हूँ, तुम ये हो वो हो, तो उसकी भी सजा है 66D में। फिर 66E प्राइवेसी वायलेशन है, मतलब किसी का बॉडी पार्ट्स का, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का फोटो कैप्चर करना या उसको शेयर करना, वो तो उसमें भी 3 साल की सजा है। 66F जो है साइबर टेररिज्म है, मतलब जो भारत के जो सिस्टम है उसको अटैक करना, जिससे हमारी यूनिटी को दिक्कत हो, और वो अगर भारत के खिलाफ है तो फिर उम्र कैद की सजा होगी। फिर 67 ऑब्सेंसिटी की बातें में है, मतलब अगर आप डर्टी कंटेंट शेयर करते हो। फिर 67A जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसके बारे में, तो इसमें 5 साल की सजा है। जो बाकी 3 वाले ध्यान रखना, जो 5 है लाइफ वाला टेररिज्म वाला है, पोर्नोग्राफी 5 साल की है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 5 साल की सजा है।
ये कुछ सेक्शन याद रखना, अगर आ जाए तो ध्यान रखना है। फिर एक 66A आया था कि सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, सुप्रीम कोर्ट इसको, जो श्रेया सिंगल केस आया उसमें हटा दिया, बोला कि यार ये तो इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। एक 69A क्या है, गवर्नमेंट टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स इफ इट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसी इंफॉर्मेशन का पब्लिक एक्सेस को रोक सकती है, अगर उसको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से देश की एकता अखंडता को खतरा है। जैसे मान लो, या विदेशी दूसरे देश के साथ संबंधों को खतरा है, जैसे मान लो इंफॉर्मेशन आ गई कि दंगा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि उससे दिक्कत है ना, झूठी खबर फैला देते हैं लोग। 79 है, ग्रांट सेफ हार्बर प्रोटेक्शन टू इंटरमीडियरी शील्डिंग देम फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब इंटरमीडियरीज को है कि भाई कुछ उनको छूट रहे हैं ना, कि सब गलती उन्हीं की थोड़ी है। मतलब जैसे अब यूट्यूब है, कुछ उसमें डाल दिए तो यूट्यूब वाले को ही थोड़ी लटका देंगे। फिर 79(3)(b है, रिमूव सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इफ एन इंटरमीडियरी फेल्स टू ब्लॉक अनलॉफुल कंटेंट अपॉन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मेन है कि मैं जैसे कुछ डाल दिया, मैं क्यों डालूंगा, कोई कुछ डाल दिया और वो डाला गलत चीज है, तो उससे उसको फांसी में नहीं लटका देंगे, क्योंकि उसको थोड़ी पता, एक एक थोड़ी चेक करेगा। लेकिन ये गलत चीज डाला, सरकार उस यूट्यूब को बोली कि ये हटा दो, यूट्यूब फिर भी नहीं हटाया तो सजा होगी। ये 79(3)(b) में। फिर रूल 31D ऑफ IT रूल 21 है, due diligence to be observed by intermediaries including the requirement to remove or disable access to unlawful upon receiving एक्चुअल नॉलेज, कि अगर आपको पता चल गया कि भाई ये चीज है तो फिर हटाना पड़ेगा, मेन चीज ये है। 66 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसमें वही हुआ कि बोला कि यार 66A ना वेग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इससे हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दिक्कत पहुंचती है। तो इसमें कौन कौन से जजमेंट है अगर आपसे पूछा, तो एक तो श्रेया सिंघल बहुत फेमस जजमेंट है, मतलब वो कमेंट कर दी थी, लाइक कर दी थी, जेल में डाल दिए थे, तो वही चीज आया। फिर गूगल वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज है, दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी अंडर द IT एक्ट, मतलब गूगल की भी लाइबिलिटी है। फिर पुत्ता स्वामी केस, जिसको आधार केस भी बोलते हैं, इस जजमेंट में रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग प्राइवेसी राइट्स एंड डाटा प्रोटेक्शन। तो इसी में आप पता होगा, पुत्ता स्वामी केस में निजता का अधिकार आया था, तो भाई निजता है तो हमारे डाटा में भी हमारी निजता है। फिर अमेंडमेंट कब कब आया, तो IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया। इसमें क्या है, साइबर क्राइम क्योंकि खूब बढ़ गया था उस समय, तो उससे रिलेटेड साइबर टेररिज्म, डाटा प्रोटेक्शन की बात हुई। फिर IT रूल 21 आया, जिसमें 3 टायर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म आया, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म। अब OTT आ गया 21 में, तो उनके लिए आ गया। 2026 में reduce the takedown timeline for illegal content to 3 hour to sensitive content like, मतलब वो जो टाइम है ना, कि पहले था कि भाई जैसे मान लो कोई डीप फेक आ गया, इलीगल कंटेंट आ गया, तो पहले ज्यादा समय था कि इतने दिन में हटाना, इतने समय में हटाना, अब उसको कम कर दिया कि जल्दी हटाओ। कंट्रोवर्शियल पावर एक सेक्शन 69 है, इसमें गवर्नमेंट ना आपकी खालाल लिसन कर सकती है, मैसेज पढ़ सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सरकार मेरी कॉल सुन सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, मेरे मैसेज पढ़ सकती है, सेक्शन 69 के अंतर्गत, अगर सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी है। 69A ब्लॉकिंग है, द पावर टू बैन एप्स, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिए थे, तो 69A में है। ये सब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। 69 मेरा फोन रिकॉर्ड सुन सकती है, 69 है किसी ऐप को ब्लॉक कर सकती है। फिर 79 सेफ हार्बर रूल है, मतलब वही चीज बताया था ना, कि जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, वो रिस्पॉन्सिबल तब तक नहीं होंगे जब वो खुद उस पोस्ट को अगर स्टार्ट नहीं किए, उसको चेंज नहीं किए, और अगर वो गवर्नमेंट या कोर्ट बोली हटाओ तो वो हटा दिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको बस नियम मानना है कि भाई वो खुद स्टार्ट करेंगे तो जिम्मेदार होंगे, अगर वो चेंज नहीं करेंगे बोलने के बाद तो जिम्मेदार होंगे, अगर गवर्नमेंट बोली, कोर्ट बोली कि ये हटाओ और अगर नहीं हटाए तो जिम्मेदार होंगे। मेन चीज ये। अगला इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर सेक्शन 78 के हिसाब, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ये नहीं कि हवलदार को बोल दिए जाओ बेटा देखो,
तो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक, मतलब इसमें क्योंकि ऐसी चीज है कि जिम्मेदारी वाली चीज है, तो जिम्मेदार अधिकारी, जो ज्यादा जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार तो सब होते हैं और गैर जिम्मेदार भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उससे कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इंस्पेक्टर के रैंक से के कम को नहीं बोला जाएगा इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फाइन कौन डिसाइड करेगा? जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, जो आईटी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है, वो करेगा। और अपीलेट प्रोसेस क्या है? तो वही है, जो ऑफिसर है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को देगा, बाकी चीज है। इस एक्ट के सिग्निफिकेंस क्या है? वही चीज, ई कॉन्ट्रैक्ट जो होता था, पहले एग्रीमेंट आपको पेन से साइन करके करना पड़ता था। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉमर्स है, इनका बहुत वो नहीं था। तो पहली चीज, उनको लीगल वैलिडिटी मिल गई। दूसरा, ई गवर्नेंस भी तो आया इसी से। अब आप पैन एप्लीकेशन, पहले अगर ये नहीं रहता ना तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते थे पैन के लिए, आधार के लिए, इनकम टैक्स ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। तो अब सब चीज ऑनलाइन हो गया ना, तो वो ई गवर्नेंस इसी के द्वारा आया। इसके अलावा जो साइबर एजेंसीज आई, जैसे सर्टिन आई, NCIIPC आई। सर्टिन क्या है कि वो अगर कोई हैक हैक कर रहा है उसको रोकेगी। NCIIPC क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा पावर ग्रिड का, फाइनेंस का, उसको देखेगी। तो वो इसी से आया। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन आया सेक्शन 75 की, भाई कोई चीन से भी तुम हैक कर रहे हो, उठा के ले आएंगे, ऐसा नहीं कि तुम बाहर जाके कर सकते हो। और इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन भी आया, वही नहीं तो यार यूट्यूब वाले को सूली में टांग देते। तो ये हुआ कि अगर तुमको सरकार बोली है बेटा कि ये हटाओ तो हटाओगे, अगर नहीं हटाए सरकार या कोर्ट के बोलने के बाद तो तुम जिम्मेदार हो, नहीं तो नहीं। क्रिटिसिज्म क्या है? पहला तो डेफिनेशन वेग है। अब हर चीज कुछ भी लिखा है ना, इसीलिए 66A हटा दिए कि भाई कोई कुछ भी लिख दिया और वो उठा के ले गए, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। दूसरा, लेक ऑफ कम्प्रहेंसिव डाटा प्राइवेसी है। मतलब वो तो लिखा है 43A में कि हम अगर किसी कंपनी को अपना प्राइवेट डाटा देते हैं, वो उसको लीक कर देती है, तो फिर उसको फाइन देना पड़ेगा, लेकिन कहाँ कुछ होता है। तुम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाओगे, दूसरे दिन लोन वाले फोन करने लगते हैं, तो कहाँ से लीक हो रहा है डाटा? तो लीक हो जाता है कहीं ना कहीं से, किसी साइट से कुछ, और बहुत ज्यादा उसके लिए कानून नहीं है। अगला है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। मतलब कि है दिस एक्ट वाज रिटन 2000, इट वाज 2008 में अपडेट हुआ था। अब तो डीप फेक का जमाना आ गया, एआई का आ गया, ब्लॉकचेन का आ गया, तो फिर से नया एक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईटी लगातार बदलते रहती है। फिर इन्फोर्समेंट भी इनएडिक्वेट है। अभी अपन पढ़े थे ना, इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए। इंस्पेक्टर एक ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट मोस्ट लोकल पुलिस स्टेशन लैक द फॉरेंसिक लैब एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। मतलब पुलिस स्टेशन वालों के पास थोड़ी ये लैब होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए जो कोड डिकोड करे, ये सब करे, वो सब नहीं है। और लॉ, लो कन्विक्शन रेट ड्यू टू वोलेटाइल नेचर डिजिटल एविडेंस, मेनी केस कोर्ट जो है उनके पास, मतलब आखिरी में सबूत नहीं मिलते उनको वो करने के लिए। फिर वे फॉरवर्ड क्या है? डिजिटल इंडिया एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई आईटी एक्ट तो पुराना हो गया, प्राइवेसी पे ध्यान करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, इसके अलावा वहाँ सुविधाएं देना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना पड़ेगा, जनता में जागरूकता लाना पड़ेगा। हम पीएससी में पढ़ रहे हैं तो पता चला, नहीं तो कहाँ पता चलता कि ऐसा भी कोई एक्ट है। तो ये चीज है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब हैकर अब्रॉड में तो भी उठा लेंगे। डिजिटल सिग्नेचर की बात है, पब्लिक की प्राइवेट की उसमें होता है। ये शब्द ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की प्राइवेट की लिख दिया ना तो समझ जाएगा कि थोड़ा जानते हो। लाइफ इम्प्रिजनमेंट साइबर टेररिज्म के लिए है, उसके लिए भी है। आप अच्छा, पोर्नोग्राफी के लिए 5 साल वाला है, बाकी 3 साल है। बेलेबल है, नॉन बेलेबल भी है। और माइनर क्राइम्स कैन बी सेटल्ड बट नॉट दोष अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन। वही मैं बोला ना कि महिला और बच्चों के खिलाफ अगर कोई कानून है तो उसको हम सेटल नहीं कर सकते। तो ये हमारा आईटी एक्ट है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा तो समझ पाए होगे आप लोग। अपने जमाने में तो हम लोग 2 पेज में पढ़ते थे, लेकिन मेरे को ही लगा अब सवाल की प्रकृति थोड़ा बदल रही, तो कम से कम जितना आ सकता है वो पढ़ लिए। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।